फ्रेंड्स, शाम के 6 बज चुके हैं और अपने वादे अनुसार मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ 2017 के सेट की वीडियो नंबर 18। वैसे तो ये वीडियो नंबर 18 है, लेकिन सीजीएल के सेट की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि 14 सेट तक थे आपके सीपीओ के सेट और अब शुरू हो चुके हैं सीजीएल के सेट 15 के बाद से। सीजीएल के प्री टेस्ट हो रहे हैं ये, सॉरी सीजीएल के प्री टेस्ट हैं ये आपके, और अब तक 3 मैं करा चुका हूँ। एक सुबह हो चुका था आज और 2 परसों कल सॉरी, और एक अब चल रहा है आपका। तो ये सीजीएल के हिसाब से सेट नंबर 4 है। यस, 2017 के सभी सेट सोल्व करा रहा हूँ। 2 इसलिए लिए जिससे कि आप तेज़ी से कोर्स निकाल सकें। यस, अब तक जितनी भी वीडियो आपने देखी, अगर आपको उन वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो कमेंट बॉक्स में आकर थोड़ा सा अप्रिसिएशन क्या करें आप, जैसे कि और नए लोग जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको पता चले कि आप लोग पहले से जुड़े हुए हैं और आपने कितना कुछ सीखा हमारी वीडियो से। सेंटेंस की शुरुआत करता हूँ पहले सेंटेंस की। कह रहा है कि नॉट टू लॉन्ग देन द लॉज वॉज द ओनली प्लेस टू स्टे है। यहाँ नोट लगाया और टू लगाया, ये दोनों ही एडवर्ब है। नोट भी और टू भी दोनों ही एडवर्ब का काम करते हैं। नो एक एडजेक्टिव है और नॉट एक एडवर्ब। तो 2 एडवर्ब लगाए हुए एक साथ, और ये बात मैं आपको एक बार नहीं कम से कम कई बार बता चुका हूँ कि सेम कैटेगरी के 2 वर्ड कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। इसको बोला जाता है सुपरफ्लोस। क्या कहते हैं इसको? सुपरफ्लोस कहते हैं इसको। तो यानी कि एक साथ 2 कैटेगरी के जैसे वर्ड नहीं आएंगे, तो इसका मतलब गलती पहले पार्ट में ही है। और आपको एग्जाम में सबसे पहले गलती ही निकालना सीखना है। अगर आपने मिस्टेक निकालनी सीख ली तो आपका आधा काम तो वैसे ही हो गया, यानी कि आपको नंबर मिलने शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पे मिस्टेक निकाल ली, आपका काम हो गया। आपको मिस्टेक ही निकालनी थी। अब ठीक कैसे करेंगे ये भी देख लीजिएगा। आप यहाँ से नोट हटा करके, ज़्यादा अच्छा होगा कि आप यहाँ पर 4 लगा दें, या फिर नोट से पहले ही 4 लगा दें। फॉर नॉट टू लॉन्ग, हालांकि गलत हो जाएगा। फॉर टू लॉन्ग देन ये कह सकते हैं आप। 4 के बाद में पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा। फिर पढ़ाया था मैंने आपको एक सिंस या 4 का रूल। यस, सिंस के बाद लगाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि सिंस के साथ आता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम, और 4 के साथ आता है आपका पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम, ये छोटा सा डिफरेंस है दोनों में। तो ये है आपका पीरियड ऑफ टाइम। टू लॉन्ग देन यानी कि बहुत लंबा समय, पता नहीं कितना लंबा समय, तो इसलिए आप लगा देंगे यहाँ पे 4। ये बिग डिफरेंस का। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। कह रहा है कि ही वॉज एबल टू पुट पेन ऑफ पेपर ओनली मच लेटर। एबल मैंने आपको बताया, जब भी एबल या एबल जैसा कोई भी वर्ड जो एंडिंग पर हो रहा हो उसके साथ हमेशा टू आता है। यस, जितने भी वर्ड हैं जो एबल पर ख़त्म हो रहा हो, एबल पे या फिर IBL पे, उनके साथ हमेशा प्रपोजिशन टू आएगी। चेंजेबल, एक्सेप्टेबल, यस, रिवर्सेबल या फिर खुद एबल, उनके साथ टू आएगी और टू ही है तो ठीक है। पुट पेपर, पुट पेन ऑफ पेपर नहीं, पुट पेन ऑन पेपर, यानी कि ऐसे देखिए आप, ये है पेपर, पेन को इसके ऊपर पुट करना यानी कि कुछ लिखना, यानी कि कुछ लिखना। पुट पेन ऑन पेपर, तो पुट पेन ऑन पेपर का मतलब हो जाएगा लिखना। तो यहाँ पे इसमें गलती हो जाएगी बी पार्ट में। किसमें हो जाएगी? बी पार्ट में मिस्टेक हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। कह रहा है कि आई सेंस द डैश ऑफ द आर्ग्यूमेंट। अब यहाँ पे देखना है कि क्या यहाँ पर आ सकता है। यहाँ आया हुआ है एक आर्टिकल द, और द की वजह से यहाँ पर आपका कोई नाउन होना चाहिए। नाउन यानी कि ब्यूटीफुल तो एक एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल है आपका एक एडजेक्टिव। ब्यूटीफुली यानी कि एडजेक्टिव में LY लगाया तो इसका मतलब ये एडवर्ब है। क्या आपका ये एडवर्ब। उसके बाद में आपके बचते हैं 2, ब्यूटी और ब्यूटिफिकेशन। हालांकि ये दोनों ही नाउन है, ब्यूटी भी और ब्यूटिफिकेशन भी। ब्यूटिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को सुंदर बनाने की प्रक्रिया। तो यहाँ पे आई सेंस द ब्यूटी ऑफ द आर्ग्यूमेंट, यानी कि सिर्फ सी इसका ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट है द बीन्स आर डैश टर्न टू अवॉइड बर्निंग। द बीन्स आर डैश टर्न टू अवॉइड बर्निंग। यहाँ आर है और उसके बाद वर्ब। यही रूल था कि बी की फैमिली के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। मैंने आपको सुबह वाली वीडियो में बताया था कि जब भी बी की फैमिली हो उसका हमेशा या तो होती है ING फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म। यहाँ थर्ड फॉर्म है, तो यानी कि रूल तो पूरा है। अब अगर आपको इस बीच कुछ लगाना हो, ये बात हमेशा ध्यान रखें आप, कभी भी यही नहीं कभी भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब
के बीच में कुछ भी आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब होगा। क्या होगा वो? एडवर्ब। अब यहाँ पे एडवर्ब लगाना है आपको। एडवर्ब कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली, यानी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब है आपका डी, बाकी कोई एडवर्ब यहाँ पे है ही नहीं। यस, ये बात ध्यान रखें आप। चलते हैं आपके नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका सिनोनिम्स। पहला वर्ड है ड्राइवल। ड्राइवल मतलब बकवास करना, बकबक करना, बकवास करना। इंटेलिजेंट, बुद्धिमान। ब्लेदर, बकवास करना ही। जुडिशियस, ये जज से बना है, जुडिशरी से बना है, यानी कि समझदारी, समझ, इससे जुड़ा वर्ड है। जुडिशियस मतलब समझदारी दिखाना। सेन मतलब मूर्खता, सॉरी इनसेन होता है, मूर्खता माफी चाहूँगा। इनसेन इसको नेगेटिव बना देगा। सेन मतलब समझ, और इनसेन मतलब पागल या सनकी या मूर्ख, नेगेटिव बन जाएगा इनसेन। तो यहाँ ड्राइवल मतलब बकवास करना, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ब्लैदर, क्योंकि आपको बताना है सिमिलर वर्ड यानी कि सिनोनिम्स यानी कि प्राइवेसी बताना है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका परसेवरेंस। ये अब तक कम से कम 7वीं या 8वीं बार आ चुका है वर्ड। वो बच्चे जो कह रहे थे कि वोकैबुलरी कहाँ से करें, तो मैं आपको बता दूं कि एमबी की बुक से, यानी कि किसी भी ऐसी बुक से जिसमें हो प्रीवियस एग्जाम्स पेपर। एमबी की बुक आपके प्रीवियस पेपर ही है और मोस्टली सभी बच्चों के पास ये बुक है। अगर आप इसकी भी वोकैबुलरी कर लें तो वोकैबुलरी रिपीट हो रही है। मैं खुद इस वर्ड को कम से कम आज 6 से 7 बार पढ़ा रहा हूँ पिछले 18 सेट में। आप सोचिए भाई जरा कितने कम सेट में वोकैबुलरी रिपीट होनी शुरू हो गई है। परसेवरेंस का मतलब होता है लगनशीलता, किसी काम के प्रति आपकी लगन। पहला वर्ड है एंड्योरेंस यानी कि टिकाऊ। कोवर्डाइज कमजोरी, लेथार्जी आलस, इंडोलेंस आलस, दोनों ही का मतलब है आलस। परसेवरेंस मतलब किसी काम में लगन, और इसका आंसर हो जाएगा एंड्योरेंस यानी कि अंत तक किसी काम को करना। अगला वर्ड है आपका एंटोनिम्स। हैजर्डस, हैजर्डस मतलब हानिकारक, बहुत ही हानिकारक को चीज। तो पहला वर्ड है यहाँ पे पेरिलस, जिसका मतलब होता है हानिकारक ही। यस, प्रिकेरियस का मतलब भी हानिकारक। डिके, डाइके का मतलब भी उससे जुड़ा हुआ है कुछ। और सिक्योर मतलब सुरक्षित। तो आपको बताना है इंटोनिम्स, ये सभी काम करेंगे सिनोनिम्स का इसके, तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्योर। अगला है एडवोकेसी। ये एडवोकेट से बना है। एडवोकेसी का मतलब होता है, एडवोकेट का मतलब जो आपके लिए आपका काम करे, यानी कि आपका समर्थन करे। एडवोकेसी का मतलब भी हो जाएगा आपका समर्थन करने वाला, आपका पक्ष लेने वाला, आपके पक्ष में बोलने वाला, यानी कि समर्थन करना। डिसकरेजमेंट यानी कि किसी को डिस्करेज करना, यानी कि करेज मतलब साहस बढ़ाना, डिस्करेज मतलब किसी का साहस घटाना, तो पक्ष लेना तो हुआ नहीं। एडवांसमेंट का मतलब होता है पहले से ही। असिस्टेंट मतलब किसी को असिस्ट करना, सहायता करना, सहायक। बैकिंग मतलब किसी चीज़ का समर्थन करना, बैक यानी कि सपोर्ट से बना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्करेजमेंट। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डिस्करेजमेंट ही। नेक्स्ट हैं आपके ईडियम्स। 9 और 10 आपके ईडियम्स हैं। चलते हैं ईडियम्स पे। कह रहा है कि पुट वंस फुट डाउन, पुट वंस फुट डाउन, कई सारी मुसीबतों के बाद भी अपनी पॉलिसी को लागू करना। तो गिव अप इजिली विदाउट अ फाइट, लर्न टू डांस इन स्पाइट ऑफ बीइंग क्लमसी, ये तो होने से रहा। एडॉप्ट अ फर्म पॉलिसी व्हेन फेस्ड विद ऑपोजिशन और डिसओबीडियंस, इसका आंसर ही हो जाएगा। अगला है विसल इन द डार्क। विसल इन द डार्क यानी कि अंधेरे में सिट्टी बजाना, ये दिखाने के लिए कि आपको डर नहीं लग रहा है। यस, आपको डर नहीं लग रहा है, तो विसल इन द डार्क ऐसे दिखाने के लिए। तो आंसर हो जाएगा प्रिटेंड टू बी अनअफ्रेड, प्रिटेंड टू बी अनअफ्रेड। अब आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट, आपको निकालना है ब्रैकेट पार्ट में मिस्टेक कि क्या मिस्टेक इसके अंदर हो सकती है। यस, ढंग से पढ़ेंगे, मेरे साथ चलेंगे, पूरा पोर्शन देखेंगे, और अगर आप इसका आंसर ढूंढ लें मुझसे पहले तो आप अभी वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दें। यस, जिससे कि मुझे क्लियर हो जाए कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो एक्टिव हैं आजकल और काम कर रहे हैं अपना। पहला सेंटेंस है आई एम ऑलवेज वंडर्ड व्हाट इट वुड बी लाइक टू बी इनसाइड अ चॉकलेट फैक्ट्री। तो इज एम आर के साथ उसने लगाया थर्ड फॉर्म, जो कि स्वाभाविक थी, आनी ही चाहिए थी। अब सेंटेंस के भाव सही जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं इसको भी देखना है। आई एम ऑलवेज वंडर्ड, अगर मैं इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म लगाऊं तो सेंटेंस पैसिव में चला जाएगा। यस,
जबकि सेंटेंस की यहाँ पैसिव में जाने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अगला पार्ट सेंटेंस का एक्टिव में है, वुड बी लाइक। अगर बी के बाद थर्ड फॉर्म होती तो सेंटेंस पैसिव में होता, फिर दोनों पार्ट पैसिव में बनते। इसका एक पार्ट एक्टिव में है, दूसरा पार्ट भी एक्टिव में ही बनेगा। यानी कि ये बात हो सकती है कि दिया हुआ पार्ट गलत है, डेफिनेटली गलत है। यस, अब ऑप्शन पे चलते हैं। पहला ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा है, अगर मैं हैव के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाऊँ तो ये वैसे ही गलत है, क्योंकि हमने ये पढ़ा है, आपको ये पढ़ा है कि हैव की फैमिली के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हैज़, हैव, हैड और हैविंग, इनके साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका मतलब ऑप्शन ए भी गलत हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शंस पे, बाकी ऑप्शंस क्या कह रहे हैं। ऑप्शन बी है हैव ऑलवेज वॉन्डरिंग। हैव की फैमिली के साथ आती है थर्ड फॉर्म, भाई आईएनजी फॉर्म नहीं आती है, तो ये वैसे गलत है। अब बचता है आपका सिर्फ ऑप्शन सी, क्योंकि डी हो नहीं सकता। डी का मतलब है नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट ये है नहीं, सेंटेंस गलत है, ये पहले ही क्लियर हो चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ सी। इस तरह से आप रेस से बाहर निकालें और सेंटेंस को भी और अपने आप को भी सेव करें। यस, नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 12। तो ऑप्शंस को निकाले रेस से बाहर, ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है, तरीका है ये भी। कह रहे कि दे लोडेड देयर शिप्स विद स्पाइसेस एंड सिल्क्स एंड रिटर्न्स विद द समर मानसून। सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है दे से, और दे के बाद है लोडेड, यानी कि सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि सेंटेंस चल रहा है आपका पास्ट में। यस, दूसरी बात आपको सिर्फ देखना है ब्रैकेट पार्ट। सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है, आपको रिटर्न्स की जगह, क्योंकि एंड से पहले है सेकंड फॉर्म, एंड के बाद भी होना चाहिए सेकंड फॉर्म ही, रिटर्न कर दीजिए, सेंटेंस आपका ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। यस, यानी कि इसके ए पार्ट में ही मिस्टेक हो जाएगी। अब है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कह रहा है कि डिमिनिश इन वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, किसी चीज़ की वैल्यू को कम कर देना समय के साथ साथ। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी किसी वर्ड के साथ में आ जाए डी ई, तो समझो उसका मतलब हो रहा है कुछ कमी कर देना। डी मतलब पतन, गिरावट, कमी, हानि, लॉस, कुछ भी कह दिया आप। एस्केलेट बोलते हैं चढ़ने को, आपने सुना होगा, देखा होगा, एस्केलेटर ऑटोमेटिक जिन्हें जो होते हैं स्टेशन पे लगे होते हैं, शॉपिंग मॉल में लगे होते हैं, एस्केलेटर बोलते हैं उसको। इस पर पैर रखा और वो सीढ़ियाँ अपना ऊपर जा रही हैं, एस्केलेटर। अगला है ऑगमेंट। ऑगमेंट का मतलब होता है वृद्धि करना। एग्रेंडाइज का मतलब होता है वृद्धि करना। डेप्रिसिएट का मतलब होता है कमी करना। तो इसका आंसर सी ही हो जाएगा, सो डी हो जाएगा, बाकी कोई आंसर नहीं हो सकते। नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, ऐसा जो प्रोड्यूस ना कर सकता हो चिल्ड्रन, यानी कि जो बच्चे पैदा ना कर सके। पहला है ग्रेविड, इसका मतलब होता है गर्भवती। अगला है हैप्टिक। हैप्टिक का मतलब होता है यौन अवस्था का प्रारंभ हो जाना। उससे अगला है फेकंड, का मतलब होता है जो बहुप्रसव, यानी कि कई बार प्रेग्नेंट हो चुकी हो ऐसी कोई महिला। और स्टेराइल यानी कि बंजर या बांझ, जो कभी मां ना बनी हो, ऐसे। नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच 1 वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से पढ़ा करें, क्योंकि मुझे याद है एक बार मैं एग्जाम देने गया हुआ था, जब मैं भी एग्जाम दिया करता था, तो बहुत जल्दी मैंने गलत कर दिया था। यस, क्योंकि प्रैक्टिस की हुई थी इनकरेक्ट की, क्योंकि अब तक आप याद होगा हम लोग कर रहे थे सीपो के सेट, तो 5 क्वेश्चन आ रहे थे इस तरह के कि कौन सा इनकरेक्ट है। अब यहाँ उसने पूछा कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो हमें वही आदत पड़ी हुई थी इनकरेक्ट की, हमने इनकरेक्ट फटाफट ढूंढ करके काम खत्म कर दिया अपना। अब इनकरेक्ट तो 3 है ना इसके अंदर, तो मिलना आसान है बहुत जल्दी, भाई कोई 3 तो इनकरेक्ट इसके अंदर होंगे ही, तो मिलना आसान है इनकरेक्ट का। बस वही लापरवाही हमने करी, बहुत जल्दी से लगा के आंसर खुश। वो तो शुक्र है भगवान का, सिर्फ क्वेश्चन एक था वहाँ पे, ये तुम्हें बच गया, एक ही गलत किया सिर्फ। चलते हैं, आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सही है। कह रहा है कि लूप होल्स, लप होल्स, लूप होल्स, लूप होल्स, यानी कि उसने अपनी भाषा में सारे वर्ड सेम ही लिखने की कोशिश करी है, लेकिन जो सही है वो है आपका पहले वाला ही, लूप होल्स। लूप होल्स मतलब कमियाँ, होल मतलब छेद, कमियाँ। अगला है आपकी फिर से सेम वर्ड, वेयर फॉर, वेयर फॉर, वेयर फॉर, वेयर फॉर, यानी कि सेम लिखने की कोशिश करिए, लेकिन डब्ल्यू फैमिली वाले वर्ड आएगा, WHERE, WHERE, और फोर आएगा आपका पहले वाला FORE। तो WHERE और FORE यानी कि वेयर फॉर, यानी कि इसका आंसर भी हो जाएगा डी, पहले वाले का ए और 16 वाले का डी। वेयर फॉर का होता है कारण। यस, तो उसका आंसर हो जाएगा डी। अब आपका है PQRS। PQRS इससे पहले सेट में भी, यानी कि आज सुबह भी मैंने आपको अच्छे से कराया, ये भी देखने को उसका मेरे साथ में। कह रहा है कि ही डज नॉट मीन, ही डज नॉट मीन। अब यहाँ हमें सेंटेंस को देखना है किससे जुड़ेगा, क्योंकि मीन एक वर्ब है, सेंटेंस खत्म हुआ है डज नॉट पे, और डज नॉट के बाद डू डज डिड के बाद हमेशा आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
डू डज डिड के साथ हमेशा आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि मीन यहाँ पे एज ए वर्ब है। अब यहाँ आप डायरेक्ट कंजक्शन नहीं लगा सकते क्योंकि ऑब्जेक्ट तो आया ही नहीं, तो वैन नहीं आ सकता। दूसरी बात, पहले ऑप्शन देख लें यार एक बार, वाई वाई एक्स एक्स, तो एक्स से स्टार्ट होगा या वाई से स्टार्ट होगा, तो जेड से तो स्टार्ट होना नहीं है, जेड आपका इज हेल्पिंग वर्ब, इससे पहले को सब्जेक्ट चाहिए। सेंटेंस जाएगा टू से, वर्ब से वर्ब को जोड़ने का काम करता है प्रपोजिशन, वो भी सिर्फ टू। और माफी चाहूँगा कि मैं शायद क्वेश्चन नहीं दिखा आपको और मैंने पढ़ा शुरू कर दिया। यहाँ सेंटेंस ही डज नॉट मीन, मीन एक वर्ब है, डू डज डिड के बाद हमेशा आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मीन यानी कि यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं आया है, इसलिए आप यहाँ पे डायरेक्ट वैन से सेंटेंस को नहीं जोड़ सकते, यानी कि एक्स से स्टार्ट नहीं होगा। ऑप्शन भी अगर आप देखें तो ऑप्शन में या तो वाई या फिर एक्स, जेड से स्टार्ट नहीं है, तो यानी कि तो कन्फर्म है कि ये दोनों रेस से बाहर हो गए, सेंटेंस एक्स से शुरू हो ही नहीं सकता। अब या तो वाई से पहले वाला आंसर होगा या वाई से दूसरे वाला। सेंटेंस जुड़ेगा टू से, क्योंकि वर्ब से वर्ब को जोड़ना काम करता है टू। ही डज नॉट मीन टू इंडिकेट दैट द रिलेशन, अब आपको रिलेशन के हिसाब से लगानी होगी पहले वर्ब, क्या लगानी होगी वर्ब, तो यानी कि जेड पहले आएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। नॉट ओनली पीपल हैव बाइंग, कुछ भी। अब ऑप्शन से काम करेंगे, पहले देख लेते वाई वाई एक्सेस, यानी कि जेड से स्टार्ट नहीं होगा सबसे पहली बात। यस, सेंटेंस स्टार्ट होगा तो एक्स से या फिर वाई से। नॉट ओनली पीपल हैव बाइंग, वैसे तो मुझे यहाँ वैसी गड़बड़ लगी, बिकॉज हैव की फैमिली के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आया करती है, या उसने आईएनजी फॉर्म दे रखी है, तो मुझे गड़बड़ी नज़र आ रही है यहाँ पे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल मैं सेंटेंस को सही करने की कोशिश करता हूँ। अब सेंटेंस या तो वाई से स्टार्ट होगा क्योंकि एक्स से तो बाहर हो गया इससे सेंटेंस, यस सॉरी माफी चाहूँगा, जेड बाहर हो गया है एक्स से या वाई से। नॉट ओनली पीपल हैव बाइंग कैपेसिटी इन द सिटी, पीपल हेयर आर एनवायरमेंट एंड हेल्थ ऑल्सो क्वाइट कॉन्सेंट्रेटेड अबाउट, यहाँ पे अबाउट के बाद एक्स आएगा क्योंकि ऑल्सो क्वाइट कॉन्सेंट्रेटेड अबाउट, थोड़े से क्वाइट कॉन्सेंट्रेटेड है अबाउट किसके बारे में, एनवायरमेंट और हेल्थ के बारे में, यानी कि जेड के बाद एक्स आएगा और जेड के बाद एक्स बी में है और कहीं नहीं है, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट पार्ट है आपका एक्टिव पैसिव, द डायरेक्टर विल गिव यू इंस्ट्रक्शन, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, आपको ढूंढना है विल बी प्लस थर्ड फॉर्म, विल बी या शैल बी भी ढूंढ सकते हैं, पहले में है, दूसरे में बी नहीं है, तीसरे में बी नहीं है, चौथे में बी है। अब या तो इसका ए आंसर है या फिर इसका डी आंसर है। अब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट देखिए, शैल हमेशा आई और बी के साथ आया करता है, किसी और के साथ शैल नहीं आता, तो इसका मतलब इसका ए तो बाहर हुआ, सिर्फ डी इसका आंसर हो जाएगा। एक्टिव पैसिव और सेंटेंस को तो आप डेफिनेटली ड्रेस से बाहर निकाल लेंगे तो ही आप इसको सिक्योर कर पाएंगे, यस, अन्यथा ये आपका गलत होना ही होना है अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बना दूंगा सेंटेंस एग्जाम में। नेक्स्ट सेंटेंस आपका नरेशन पे, वट मेक्स यू सैड सी आस्क मनोज, वट मेक्स यू सैड सो सैड सी आस्क मनोज, मेक्स सेकेंड फॉर्म, सॉरी SEIS फॉर्म, आपको सेकेंड फॉर्म ढूंढनी है, क्या ढूंढनी है आपको, सेकेंड फॉर्म आपको ढूंढनी है। सेकेंड फॉर्म कितनों में है, पहले में नहीं है, रेस से बाहर, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में नहीं है, रेस से बाहर, या तो बी या सी में से कोई एक आंसर होगा। दूसरी बात, आस्क्ड को आस्क नहीं कर सकते, बी भी बाहर, ए और डी पहले ही रेस से बाहर हो चुके थे, बी भी बाहर हुआ, आंसर बचा सी। यही सावधानी और समझदारी आपको स्टेनोग्राफर में भी अपनानी है, क्योंकि वहाँ 10-10 नंबर के आने हैं, 10-10 मतलब बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। यस, रेस से बाहर निकालेगा, बनाने की कोशिश आप सेंटेंस को मत कीजिएगा, मत कीजिएगा, मत कीजिएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखते हैं पैराग्राफ है क्लोज टेस्ट, पैराग्राफ ये तो यहीं दिख गया। हाँ, द क्वेस्ट टू फाइंड लाइफ आउटसाइड द सोलर सिस्टम गॉट अ बिग बूस्ट विद द डिस्कवरी ऑफ 7 अर्थ साइज एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट और exoplanet orbiting a dwarf star about 40 light years away. Unlike earlier discoveries of exoplanets, all 7, तो पैराग्राफ का कुछ पार्ट यहाँ निपट चुका है, अभी कुछ पैराग्राफ बचता है, उस पर चलते हैं अगले पेज पर, देखते हैं कितना बचा हुआ है, जल्दी से पढ़ लेते हैं। ये वाला पोर्शन भी कह रहा है कि प्लैनेट्स could possibly have liquid water, a key to life as we know it on the earth, with 3 planets having the greatest chance. This is by far
द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ अर्थ लाइक planets in the habitable Goldilocks zone of a star, neither too close nor too far from a star, which raises the possibility of liquid water being present on the surface. Only Earth has liquid water in the solar system, since the dwarf star is much cooler than the sun. The dimming of light each time a planet passes or transits before the star could be easily recorded from Earth, unlike in cases when planets transit a sun-like bright star. Since the initial discovery of 3 planets was made using the chill-based transiting planet and planet planets planet planetesimal small telescope, the exoplanet system is called TRAPPIST-1. अब यहाँ देखना है, अब आपके पास ऑप्शन है और कुछ क्वेश्चन। द टेलीस्कोप ट्रैपिस्ट इन विच कंट्री, यानी कि ये किस कंट्री में है। कंट्री का नाम अभी यहाँ पर है चिली, तो वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली और मैक्सिको, तो इसका आंसर हो जाएगा चिली। यस, चिली, इसका आंसर हो जाएगा सी। वट इज एसेंशियल टू हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अ प्लेनेट, यानी कि क्या चीज़ें हैं वो ज़रूरी जिससे किसी भी प्लेनेट पर लाइफ संभव हो। प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ लिक्विड वाटर। जी, प्रेजेंस ऑफ लिक्विड वाटर, इसका जिक्र ऊपर हुआ है अभी सेंटेंस में, कहाँ हुआ है, ये रहा। पॉसिबिलिटी ऑफ लिक्विड वाटर बीइंग प्रेजेंट ऑन द सरफेस। नेक्स्ट हैं आपके 3 क्वेश्चन और उनको भी देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। यस, फिर चलते हैं अगले सेट की तरफ, सुबह के लिए तैयारी करेंगे। ये रहे आपके क्वेश्चन। व्हाट इज द गोल्डीलॉक्स जोन, ये गोल्डीलॉक्स जोन क्या है भैया। इट इज अ मैथोलॉजिकल प्लेस अबाउट स्टार्स और प्लेनेट, दैट प्लेस ऑन अ प्लेनेट विच हैज लोवेस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ लिक्विड वाटर, द करेक्ट डिस्टेंस ऑफ अ प्लेनेट फ्रॉम इट्स स्टार टू हैव possibility of having liquid water, that place on a planet which has the right amount of sunlight। यहाँ हमारे पास है इसका जवाब, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है साइड में इसके विषय में। क्या है आपका गोल्डस्टोन जोन ऑफ स्टार, क्या कह रहा है। दिस इज बाय फार लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ अर्थ लाइक प्लैनेट्स ऑफ द हैबिटेड गोल्डीलॉक्स जोन ऑफ स्टार, neither too close nor too far from a star, which raises to possibility of liquid water। यानी कि बात हो रही है वाटर की, लिक्विड वाटर की पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। What made it easier to record the passage of the planet in front of the star? The fact that the star is much smaller and cooler than our sun, the fact that the star is much bigger and cooler than the sun, the fact that the star is much smaller and hotter than the sun, the fact that the star is much bigger and hotter than our sun। यानी कि फैक्ट हमने पढ़ा था कि द फैक्ट दैट द स्टार इज मच स्मॉलर एंड कूलर देन द सन, ये बहुत स्मॉलर हैं, साइज में बहुत छोटे हैं और कूल भी हैं। यस, जिक्र हुआ था इसका। सनलाइक ब्राइट स्टार सिंस द इनिशियल डिस्कवरी ऑफ 3 प्लैनेट्स वाज मेड, ये करके इसको तो जिक्र यहाँ नहीं है। ओनली अर्थ हैज अ लिक्विड वाटर, कूलर ये रहा। सिंस द ड्वार्फ स्टार, यानी कि छोटे स्टार्स, इज मच कूलर देन द सन। यस, और द डिमिनिंग ऑफ लाइट इन ईच टाइम अ प्लेनेट, यानी कि ये साइज में छोटे जो प्लेनेट हैं बहुत कूलर होते हैं सन के मुकाबले। यानी कि इसका आंसर ए देखें आप, द फैक्ट दैट द स्टार इज मच स्मॉलर एंड कूलर देन द सन। वहाँ पर उसने कहा ड्वार्फ, बोने, और यहाँ पर उसने स्मॉलर का इस्तेमाल कर दिया। यहाँ बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। हाउ मेनी प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम हैव लिक्विड वाटर, कितने प्लैनेट ऐसे हैं जिनके ऊपर लिक्विड वाटर है। ओनली 1, जो है आपका अर्थ। अर्थ पे ही वाटर है जिस पर लाइफ भी पॉसिबल है। उम्मीद करता हूँ आपको इस सेट खूब अच्छे से समझ में आया होगा। यस, इस तरह से जुड़ रही है हमसे। कल सुबह फिर 6 बजे, सॉरी 8 बजे मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा सीरियल का सेट नंबर 19 2017 की सीरीज जो हमने चला रखी है, और उसी के साथ शाम को फिर से आपसे जुड़ जाएंगे एक सेट के साथ में। बाकी हम लगातार वीडियो डाल रहे हैं, टाइमिंग के साथ आप आ जाया करें, 8 बजे, 11 बजे,
2 बजे और 6 बजे, ये 4 वीडियो आपके पास आ रही हैं लगातार। जुड़ रहिए हमसे, लगातार